बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस सब टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी टाइप क्लिप है। उसके बाद जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगा। मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बेसिकली हम स्टडी क्या कर रहे हैं। सो सबसे पहली बात ये कि हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, आपने देखा था, हमने वेलोसिटी के बारे में बात की, हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात की, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। लेकिन उस दौरान हमने एक चीज के बारे में बात नहीं की और वो ये थी कि उसको मोशन में ला कौन रहा है, क्या चीज है जो कि मोशन को कॉज कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो चीज मोशन में लेकर आ रही है उसे हम कह रहे हैं फोर्स। लेकिन उसके बारे में हमने वहां पर बात नहीं की थी। एंड दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज बेसिकली काइनेमेटिक्स हमारे पास कहलाती है, किनेमेटिक्स भी उसको आप कह सकते हैं। अब हम चूंकि कॉज की बात करने वाले हैं कि मोशन में क्यों आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो दैट ब्रांच इज बेसिकली नोन एज द डायनामिक्स। तो आप ये कह लीजिए कि हम डायनामिक्स को स्टडी करने वाले हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या। देखिए, मैंने यहां लिख दिया है कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारा क्लासिकल फिजिक्स का वो ये है कि अगर मेरे पास कुछ गिवन वैल्यूज हो, और वो गिवन वैल्यूज क्या हैं, मैंने लिखा है कि मुझे कुछ नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं जानता हूं, यानी मुझे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है। जिस तरह मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, या अगर सपोज करें वो कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज कितना है, और उसकी इनिशियल लोकेशन क्या है, कहां पर मौजूद है, ये भी मुझे मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, ये भी मैं जानता हूं। उसके बाद इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये भी मुझे मालूम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि याद रखिएगा, एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर जो एनवायरनमेंट होता है वो एक्चुअली फोर्स लगा रहा होता है। सपोज कि जिस तरीके से स्टिक मेरे हाथ में, सो ये स्टिक की कोई मोशन नहीं है, ये स्टिक एक समझ लें कि सिस्टम है और मैं एनवायरनमेंट हूं या सराउंडिंग हूं, तो मैं आके इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। सो मैं जानता हूं कि एनवायरनमेंट में कितने ऑब्जेक्ट हैं और वो किस किस्म की फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल द इंटरेक्शन ये भी मैं जानता हूं। तो अगर ये तमाम डेटा मुझे मालूम है तो क्या मैं ऑल फ्यूचर टाइम के लिए, यानी फ्यूचर के किसी भी वक्त के लिए, क्या मैं उसकी पोजीशन और वेलोसिटी बता सकता हूं? क्या ये प्रेडिक्शन मैं दे सकता हूं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये वो चीजें जो कि आज के दौर में हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं। लाइक इसकी आप एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि एक जहाज दुनिया के एक कोने से उड़ता है और दुनिया के दूसरे कोने में चला जाता है और बहुत सारे पैसेंजर को अपने साथ लेके जा रहा होता है। सैटेलाइट्स होती हैं, उसको हम जमीन से स्पेस में भेजते हैं। जेम्स वेब सैटेलाइट के बारे में आपने सुना होगा कि उसको स्पेस में एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हमने उसको डिप्लॉय किया हुआ है, वहां पर वो मौजूद है और वहां से वो तमाम फोटोग्राफी कर रहा है। तो हाउ डू वी नो, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट? तो ये तमाम चीजें, दिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। और इनके जवाबात ऑब्वियसली आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कौन देने में कामयाब हो रहा है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इस सवालात के जवाबात देने में कामयाब हो रहे हैं। सो मैंने एक बात और भी लिखी है और वो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन है उसकी जो बेसिस है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन के साथ साथ उस मोशन को कॉज कौन कर रहा है, कौन सी चीज है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आ रही है, ये तमाम चीजें बेसिकली हमें कौन बता रहा है? ये तमाम चीजें जो चीज हमें बता रही है उसे हम कहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो अगर कोई ये कहे कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो हम कहेंगे कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, हम बेसिस बनाना चाह रहे हैं किसके बारे में? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन के बारे में और उसके कॉज के बारे में। नाउ अब जो बात है वो ये है कि हमारी स्टडी फोकस किस पे कर रही है। सपोज करें जिस तरह ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट इस वक्त ये रेस्ट में है, तो मैं इसको मोशन में लाना चाहता हूं, या सपोज करें ये मोशन में और मैं इसको रेस्ट में लाना चाहता हूं। तो क्या चीज है जो इसको मोशन में लेकर आएगी और कौन सी चीज है जो इसको रेस्ट में लेकर आएगी? आज की तारीख में तो आप इस सवाल का जवाब जानते हैं और वो फोर्स है। लेकिन हम ये बात करने चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ टाइप की फोर्सेज हैं और वो फोर्सेज कौन अप्लाई कर रहा है? वो फोर्सेज अप्लाई कर रही है हमारी एनवायरनमेंट। तो सराउंडिंग या एनवायरनमेंट में से कोई ऑब्जेक्ट या बहुत सारे ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और उसकी मोशन को हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। सो हमारा फोकस जो है, फोकस ऑफ लॉज यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का जो हमारा फोकस है वो ये है कि मोशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सपोज करें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट की हम मोशन को, तो यानी
चेंज इन मोशन, किस किस्म की मोशन उसकी चेंज हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उसकी मोशन को चेंज कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो हमारी एनवायरनमेंट में से कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो एनवायरनमेंट में से कर रहे हो। सो मैं इसको लिख दूंगा ऑब्जेक्ट, छोटा सा लिख रहा हूं, ठीक है, NENVIRO, ये एनवायरनमेंट के लिए, एन भी लिख देते हैं एनवायरनमेंट के लिए। और फोर्स की जो टाइप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सपोज कि अगर ये मेरे हाथ में मार्कर है और इस मार्कर को मैं छोड़ता हूं तो ये नीचे की जानिब आ रहा है, ठीक है, रिलीज किया तो ये फ्री फॉल कर रहा है। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने लिख दिया कि वो मेरा मार्कर है, और चेंज इन मोशन क्या है, वो फॉल कर रहा है, नीचे की जानिब गिर रहा है। और जो ऑब्जेक्ट इन एनवायरनमेंट में, कौन सा ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में, जब मैंने इस मार्कर को रिलीज किया तो मेरी एनवायरनमेंट में वो क्या है जो कि इसको मोशन, इसकी मोशन को कॉज कर रहा है। सो मेरा ख्याल है ऑब्वियस सी बात है, सवाल का जवाब आपको मालूम है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो अर्थ मेरा ऑब्जेक्ट है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, अर्थ, जो कि इसको, इसकी मोशन को चेंज कर रहा है। और टाइप ऑफ फोर्स कौन सी है मेरे पास, दैट इज ग्रेविटेशन। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बिलीव सो कि बात समझ में आ रही होगी। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट करें मैं इस कमरे में चल रहा हूं, तो अगर मैं इस कमरे में चल रहा हूं तो आप इसको ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं कि मैं अपने आप को ले लेता हूं, एक शख्स है, एक मैन है, और चेंज इन मोशन क्या है कि मैं चल रहा था और अब मैं आस्ता आस्ता रुकना शुरू हो गया। सो रेस्ट कह लीजिए, या इसको कह लीजिए कि रेस्ट कह लेते हैं, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब डायरेक्ट रेस्ट लिखूंगा तो फिर आपके जहन में आएगा रुका हुआ है। सो फ्रॉम मोशन टू रेस्ट लिख देता हूं, मोशन टू रेस्ट, ठीक है। एक मैं चल रहा था और मैं चलते चलते रुक रहा हूं, या मेरे हाथ में एक फुटबॉल है और फुटबॉल को मैंने रोल किया और थोड़ी दूर जाके वो फुटबॉल रुक गया। सो द क्वेश्चन इज, एनवायरनमेंट में वो कौन सी चीज है जो कि उसकी मोशन को रिड्यूस कर रहा है, या मेरी मोशन को रिड्यूस कर रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे ये फर्श है, ये रोड है, जो कि उसकी एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। सो मैं इसको फ्लोर लिख देता हूं कि मेरा फ्लोर है, मेरा फर्श है, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो द टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, ये मेरी बात समझ में आ रही है। सो नाउ यू कैन सी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में एक खास ऑब्जेक्ट है, लाइक अर्थ, लाइक फ्लोर, जो कि चेंज इन मोशन कर रहा है और वो एक टाइप की फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके अच्छा, अब एक और मिसाल ले सकते हैं, लाइक एक बैलून है, उसमें हमने गैस भरी हुई है, उस बैलून को मैं छोड़ता हूं, वो ऊपर की जानिब जा रहा है। सो मेरा बैलून हो सकता है, और मुझे बताइए कि बैलून जो है चेंज इन मोशन वो क्या होगा, वो राइज कर रहा है, हवा में ऊपर की जानिब उठ रहा है, गैसेस बैलून है मेरे पास। तो एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट क्या है जो उसकी मोशन को ऊपर जाने दे रहा है। सो ऑब्वियस बात है, कोई चीज थी जिसने उसको रोक के रखा हुआ था, बट नाउ इट अलाउज दैट बैलून के वो ऊपर जाए। सो मेरा ख्याल है आप पहुंच गए होंगे, वो एयर है हमारे पास। डेंसिटी का फर्क है, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जो फोर्स है वो कौन सी है, वो है बॉयंट फोर्स, तो इसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से मैं मजीद फोर्सेस को, मैं इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को भी इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है इन एग्जाम्पल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और वो बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो मोशन में चेंज आ रहा है, उसकी मोशन में चेंज पे कौन सी फोर्स है, और एनवायरनमेंट में वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि बेसिकली ये तमाम काम कर रहा है। सो अब इस यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। सो हम पर्टिकुलरली जो बात करते हैं वो बड़ी ही स्पेसिफिक किस्म के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और मेरा ख्याल है मैं इसको लिख देता हूं। तो उसको वो जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रीट करेंगे एज किसके तौर पे, पार्टिकल के तौर पे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि पार्टिकल क्या होता है, मैं आपको वर्बली बता देता हूं। एक्चुअली हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप के भी होते हैं कि जिनकी इंटरनल मोशन भी कंसिडर होती है, कि वो इंटरनली, यानी उनकी जो एक्सटीरियर होते हैं उनकी मोशन किसी और तरह होती है, इंटीरियर की मोशन किसी और तरह होती है। इस चीज को मैं नेग्लेक्ट करने जा रहा हूं। मैं ये बात समझ रहा हूं कि जो मेरी जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है, इसका मतलब यह है कि उसको मैं पार्टिकल कह रहा हूं, और रिजिड का मतलब यह है कि उसकी इंटरनल मोशन को मैं इग्नोर कर रहा हूं, तो उसके तमाम पार्ट्स एक ही तरीके से मूव करेंगे, ये मतलब है पार्टिकल का। ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर तमाम पार्ट एक ही तरह मूव करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है, हमें फिर इस बात से गर्ज नहीं होती कि जो फोर्स लग रही है वो किस जगह पर लग रही है।
ओके वरना अगर एक्सटेंडेड बॉडी हमारे पास होगी जिसके इंटरनल पार्ट किसी और तरह मूव करे होंगे, एक्सटर्नल पार्ट किसी और तरीके से मूव करे होंगे, देन देयर विल बी क्वेश्चन कि जो फोर्स लग रही है वो किस जगह पे लग रही है। सो इस चीज से बचने के लिए, यानी समझ लें मैं जरा अपने प्रॉब्लम को बड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। सो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई ऐसे कर रहे हैं, हमने पार्टिकल समझ लिया, ठीक है। सो वी डोंट बॉर्डर के किस जगह पर फोर्स लग रही है, और हमारा सारा का सारा कंसर्न इसके ऊपर आ जाएगा कि इन्वायरमेंट में से कौन सा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है। ओके और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जब हम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, सो हम अपने अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें फोर्सेस को, तो इसके लिए एक तरीकेकार ये हो सकता है जो कि फिजिक्स में समझाया जाता है कि देखिए आप सिर्फ इस बात को कंसिडर करें कि एक बॉडी है, लाइक ये मार्कर है, तो इस मार्कर के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, वो फोर्स एनवायरनमेंट में से कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहा है। तो अगर आप इन दो बातों को हमेशा कंसिडर करेंगे तो आई बिलीव सो कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप सिंप्लीफाई करने में और उसके आंसर देने में कामयाब हो जाएंगे। और पर्टिकुलरली ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही हो या बहुत सारी फोर्सेज लग रही हो, तो कौन सी फोर्सेज लग रही हैं और कौन लगा रहा है एनवायरमेंट में से, इन दोनों को कंसिडर करें तो न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड जो एक्शन और रिएक्शन का जो लॉ है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो सकती हैं। सो आई बिलीव सो कि ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब एक बात आप और भी याद रखिएगा, यानी मैं इसको रिवाइज कर देता हूं आपको बात, और वो ये कि एनवायरमेंट बॉडी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। जब मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में मतलब एक ब्रीफ सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, सो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, और वो ये है कि जो हमारा इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट का जो हमारा इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट किसके साथ, विथ पार्टिकल कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, एक ही बात है। इस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस चीज को हम कह रहे हैं फोर्स। सो मैं एक चीज बनाता हूं, एक छोटा सा एक स्केच बनाता हूं, उसमें एक बात समझाना चाह रहा हूं। सपोज कि मेरे पास क्या है, मेरा एनवायरमेंट है मेरे पास, और ये एनवायरमेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, एक बॉडी के ऊपर, ओके, और उसके नतीजे में वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। नाउ इसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, और वो मैंने ये लिख दिया है कि फोर्स बॉडी पे लगी और एक्सेलरेट हुई। इसका मतलब ये है कि समहाउ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सो यस, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे नहीं आया, क्योंकि वही बात है कि पीएमसी है, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ चुके हैं, तो जब एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सो आई बिलीव सो कि बहुत सारी बेसिक बातें आपको पता है। सो जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, ठीक है, और फोर्स एक बॉडी पे लगे और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो ये जो चीज है, ये हमारे पास आते हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, उसमें हमारा जो फोकस होगा, जिस तरीके से मैंने यहां पर बताया था, वो क्या है कि फोर्स एक बॉडी पे लग रही है जिसके नतीजे में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, वो तमाम बातें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ये है तमाम चीजें लॉज ऑफ मोशन। लेकिन अगर मैं इस चीज को कंसिडर करूं, एनवायरमेंट फोर्स लगा रहा है बॉडी पे, तो अगर मैं इस चीज को ले लूं कि ये जो एनवायरमेंट है ये फोर्स लगा रहा है बॉडी पे, अब आई बिलीव सो ये नजर आ रहा होगा, मैं चेक कर लूं जरा। सो अब नजर आ रहा होगा, एनवायरमेंट फोर्स लगा रहा है बॉडी पे, इस चीज को हम बेसिकली कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स। ये हमारे पास या लॉज ऑफ फोर्स कहलाता है। अब लॉज ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, बड़ी सीधी सी बात है। देखो, एनवायरमेंट फोर्स लगा रहा है, तो एनवायरमेंट किस किस्म की फोर्स लगा रहा है। वैसे तो हम फिजिसिस्ट बात करते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वीक न्यूक्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। बाय द वे, ग्रेविटेशन से आप वाकिफ हैं, इसके अलावा जितनी भी फोर्सेज आप एनवायरमेंट में देख रहे हैं, उन तमाम फोर्सेस की रीजन जो हम अब तक जानते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन जरा ढके छुपे लफ्ज़ों में पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग उसकी, वो देख लेंगे। सो लॉज ऑफ फोर्स का मतलब है कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं
ये कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए एनवायरमेंट बॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है? दिस इंटरैक्शन इज फोर्स। ये देख रहे हैं ना, इंटरैक्शन ऑफ एनवायरमेंट विद ऑब्जेक्ट, इसको मैंने फोर्स कहा है। सो एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फोर्स। मतलब आप इसकी एग्जाम्पल को कुछ ऐसे समझ लें, देखें कि अगर ये आप इसकी एग्जाम्पल को ऐसे समझ लेंगे जैसा ये मेरे पास एक मार्कर है और ये इस मार्कर को मैं ऊपर उठाना चाह रहा हूं, तो ये मार्कर मेरी सोच से तो ऊपर उठने वाला नहीं है। तो एनवायरनमेंट में से एक ऑब्जेक्ट जो कि इसको नीचे से ऊपर लेके जा रहा है। सो एनवायरनमेंट बॉडी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, किसके जरिए? फोर्स के जरिए, ये कहना चाह रहा हूं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये इसका कैप है, मैंने इसका कैप यहां रखा हुआ है और अब मैं बजाय इस तरीके से, पहले मैंने फोर्स लगाया, मैं इसको ब्लो कर सकता हूं। ये देखें, तो एनवायरनमेंट ने इंटरैक्शन किया, तो एनवायरनमेंट ने बॉडी पे के साथ इंटरैक्शन किया, मतलब फोर्स लगाई। और ये जो मेरा मार्कर का कैप था, अगर ये कोई मेटालिक पीस होता और मैं मैग्नेट यहां पे लेकर आया होता और उसको अट्रैक्ट कर रहा होता, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सो आई बिलीव सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात आपकी समझ में आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बल्कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और वो ये है कि लिमिटेशन ऑफ द न्यूटन लॉज, कहां और कौन सी जगह है जहां पे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कहां पर हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, उन ब्रिजेस की जो कंस्ट्रक्शन है, उनका मटेरियल को जो टेस्ट करना है, एक एरोप्लेन जिसमें सैकड़ों लोग हमने बिठाए, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे भेज दिए, स्पेस प्रोब्स हो गई, सैटेलाइट्स हमारे पास हो गई जिनको हम मुख्तलिफ इंटरप्लैनेटरी मिशंस के ऊपर भेज रहे हैं, जैसे जेम्स वेब सैटेलाइट हो गई, उसकी एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री कैसे जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, कहाँ पे जाकर उसको हमने डिप्लॉय करना है, कहाँ पहुँचाना है, ये तमाम बातें सक्सेसफुली हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाकायदा, किसके जरिए? न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के जरिए। सो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ द न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन? अब इस लिमिटेशन को मैं 4 में कर लेता हूं, मेरा ख्याल है मुझे लिख भी देना चाहिए उन चारों को ताकि आपको याद रहे। सो देयर आर 4 लिमिटेशन, पहले मैं बात कर लूं फिर मैं इसको लिख देता हूं। जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो ये है कि जब हम टेलीस्कोप लगाकर गैलेक्सीज की मोशन को, क्लस्टर्स की मोशन को देखते हैं, तो उनकी रोटेशन से हम उनकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं, देन हम उनका मास कैलकुलेट करते हैं। जो हम मास कैलकुलेट करते हैं वो मास हमें टेलीस्कोप से नजर नहीं आता। मतलब कहने का यह है कि फर्ज करें मैं जो मास कैलकुलेट कर रहा हूं वो है मेरे पास 1000 केजी, 1000 केजी, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन में आ रही है स्पीड से, और जो मैं टेलीस्कोप से जो देख रहा हूं, जो लाइट मेरे पास आ रही है, वो मुझे जो मास मेजर कर रहा हूं वो मेरे पास आ रहा है 100 केजी। सो वेयर इज दिस 900 केजी? ये 900 केजी मास किधर है? सो इसका जवाब हमने एक तो ये कहा है कि ये हमारे पास कहलाता है डार्क मैटर। ओके, सो मैटर की किस्मों में मैटर, एंटी मैटर, डार्क मैटर भी है। सो डार्क मैटर है, उसकी तलाश जारी है, आज तक कुछ नहीं मिला। दूसरा जवाब ये हो सकता है हमारे पास कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो हम सही अप्लाई ना कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि या तो हो सकता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की लिमिटेशन हो और वो किसी वैल्यूज के ऊपर अप्लाई हो और उस वैल्यू से आगे पीछे वो अप्लाई ना हो सकते हो। इस सवाल का जवाब ये है कि जो गैलेक्सीज और जो क्लस्टर्स की मोशन है वो 10⁻⁻10 एक्सपोनेंट -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। नाउ सम विल से कि दिस इज अ वेरी लो वैल्यू ऑफ acceleration, but believe me, this is the acceleration that we conclude, we calculate from the galaxies and the cluster, और ये बहुत बड़ी acceleration है। Okay, coming back to the topic, 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द रेंज ऑफ द एक्सेलरेशन जहां पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाते हैं। वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि हम ये समझते हैं कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, लेकिन इस 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेंज के ऊपर हम देखते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के नहीं बल्कि एक्सेलरेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना शुरू हो जाता है। ये तो न्यूटन ने सजेस्ट नहीं किया था। सो वी से कि
एक्सेलरेशन की बहुत ह्यूज वैल्यू, या हमारे टर्म में 10⁻⁻⁻⁻, बड़ी स्मॉल वैल्यूज, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन बहरहाल आप -10 की वजह से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे इसको स्मॉल बोलना, चलो मैं स्मॉल ही बोल लेता हूं सिर्फ समझने के लिए, बट दिस इज अ वेरी ह्यूज एक्सेलरेशन। सो दिस ह्यूज एक्सेलरेशन के लिए फिर न्यूटन का लॉ ए के प्रोपोर्शनली ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि बहुत हाई स्पीड के ऊपर न्यूटन के लॉस को हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, मतलब उसको उस तरह कंक्लूड यूज नहीं कर सकते। सो सेकंड लिमिटेशन इज बहुत हाई स्पीड, जिसको हम कौन सी स्पीड हम कहते हैं? रिलेटिविस्टिक स्पीड। सो एट रिलेटिविस्टिक स्पीड वी कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट, वी कैन नॉट यूज न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। Number 3, general theory of relativity. Now, general theory of relativity basically related to very extremely massive object. Extremely massive. खाली मैसिव नहीं कहना चाहिए। सो एक्सट्रीमली मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब ग्रेविटी कुछ इस तरीके से एक्ट करती है कि टाइम को भी चेंज कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्सट्रीमली मैसिव ऑब्जेक्ट की विसिनिटी के अंदर वी कैन नॉट अप्लाई न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। ओके, नंबर 4 जो हमारे पास है वो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स कह लें। तो क्वांटम फिजिक्स क्या है कि अगर हमें डायमेंशन ऑफ द एटम, एटम के साइज की बात करूं, तो एटम के साइज की जो दुनिया है या एटम की जो दुनिया है, तो एटम के साइज की दुनिया और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो एटम का जो साइज है उस जगह पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाते हैं, वहां पर उस तरीके से वो अप्लाई नहीं हो सकते। ये तो मेरे 4 आपको बता दी। 5वां भी है जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पीएमसी है मेरे ख्याल में, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपसे बात कर देता हूं। उसको हम कहते हैं केओस। तो जो केओस है हमारे पास, या केओस थ्योरी है, केओस आप समझते होंगे, जरा मुझे इसका उर्दू तर्जुमा अभी समझ में नहीं आ रहा कि समझ रहे हैं ना कि बड़ी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ समझ में ना आए, केओस होता है ना हमारे पास। तो ये कह रहा हूं, CHAOS, केओस। सो केओस थ्योरी भी हमारे पास है, और केओस थ्योरी ये है कि हम मैकेनिकल सिस्टम सपोज करें कि 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, उनको सेम इनिशियल लोकेशन, इनिशियल वेलोसिटी और जो इंटरेक्शन है वो सारे में मालूम है, सेम इनिशियल वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर टाइम में उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को लोकेट करते हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन और वेलोसिटी आती है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही होती है। अच्छा, ये बड़ी डीप बात है। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं, बट आई बिलीव सो मेरा लेवल नहीं है कि मैं इसके ऊपर पीएमसी के ऊपर बात करूं। आप इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे वेरिटेजियम के नाम से एक चैनल है, उसने इसके ऊपर, वेरिटेजियम के नाम से चैनल है, उसने इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। हम फिजिक्स में कहते हैं कि जापान के साहिलों पर मौजूद एक तितली जब अपने पर हिलाती है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में तूफान आ जाता है। तो आप, जाहिर सी बात, आपको हंसी आएगी इस बात के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, लेकिन ओके, कोई मसला नहीं है। सो मैंने लिखे नहीं, मैं कह रहा था लिखूंगा, लेकिन मैंने लिखे नहीं, बट आई बिलीव आपके समझ में आ गया होगा। एक तो मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल दी, दिस इज अ लिमिटेशन, दिस एक्सट्रीमली लार्ज एक्सेलरेशन is the limitation, general theory of relativity is the limitation, special theory of relativity is the limitation, and quantum theory, quantum physics, this is the limitation, यानी एटम के साइज पर अप्लाई नहीं कर सकते किसको? न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को। आई बिलीव सो दिस शुड बी द एंड ऑफ दिस वीडियो, इसके ज्यादा मुझे इसको टाइम नहीं देना चाहिए। if you think कि you have some queries, you have some question you need to ask, you can comment me, inshallah I will give you answer. If you like this video, thumbs up and share with your friends, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आने वाला हूं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ से रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।